नमस्ते। अमेरिका ने वेनेजुएला में ऑपरेशन क्या किया, पूरी दुनिया की रीढ़ में एक साथ ठंड दौड़ गई। जिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों, कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को दशकों से बड़े बड़े भाषणों में घसीटा जाता था, वे सब आज मुल्ला नसरुल्ला के गद्दे के पिछवाड़े पर लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने एक झटके में यह साबित कर दिया कि जब बात राष्ट्रीय हित की आती है, तब न नैतिकता काम आती है, न मानवाधिकार का शोर, न ही संप्रभुता का रोना। ताकतवर वही करता है जो उसे करना होता है, और दुनिया सिर्फ नोट्स लेती है। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था। यह उस सोच का विस्तार था जो कहती है कि अगर कोई सरकार अमेरिकी रणनीतिक हितों में बाधा बनती है तो उसे हटाया जा सकता है, चाहे वह इराक हो, लीबिया हो, सीरिया हो या अब वेनेजुएला। फर्क बस इतना है कि इस बार संदेश और भी खुल्लम खुल्ला था। ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति नियमों से नहीं बल्कि उदाहरणों से चलेगी। लैटिन अमेरिका हिल गया। ब्राजील, कोलंबिया, चिली जैसे देश सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर समझ चुके हैं कि अब अमेरिका को चुनौती देना कोई वैचारिक बहस नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल बन चुका है। चीन और रूस की हालत उस फटे हुए ढोल जैसी हो गई है जो बाहर से तो शोर करता है लेकिन अंदर से खोखला है। दोनों देशों ने बयान जरूर दिए, लेकिन किसी में भी वह दम नहीं था जो किसी वास्तविक कार्रवाई की ओर इशारा करे। लेकिन इन सब के बीच जिस देश की सबसे ज्यादा हालत खराब हुई वह वेनेजुएला नहीं था, वह ईरान नहीं था, वह रूस भी नहीं था, वह था पाकिस्तान। पाकिस्तान इसलिए नहीं डरा कि अमेरिका ने वेनेजुएला में ऑपरेशन किया। पाकिस्तान इसलिए डरा क्योंकि उसे लगा कि अब उसकी भी बारी आ सकती है। उसे यह एहसास पहली बार इतनी तीव्रता से हुआ कि अगर अमेरिका अपने हित में किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को उठाकर ले जा सकता है तो भारत क्यों नहीं। अगर अमेरिका आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग और लोकतंत्र के नाम पर ऐसा कर सकता है तो भारत सीमा पार आतंकवाद, राज्य प्रायोजित हिंसा और अवैध कब्जे के नाम पर क्यों नहीं। पाकिस्तान की नींद इन्हीं सवालों ने उड़ाई है। आज पाकिस्तान उस अपराधी की तरह है जिसे पता है कि सबूत मौजूद है, गवाह मौजूद है, और अब दुनिया का माहौल भी बदल चुका है। मुंबई हमलों से लेकर पुलवामा तक, पठानकोट से लेकर उरी तक हर हमला दस्तावेजों में दर्ज है। एफएटीएफ की रिपोर्टें चीख चीख कर बताती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है। संयुक्त राष्ट्र की सूची में दर्ज आतंकवादी आज भी पाकिस्तान की धरती पर खुलेआम घूमते हैं, और उसके बावजूद पाकिस्तान दशकों से यह सोचता रहा कि वह परमाणु धमकी देकर बच जाएगा। लेकिन वेनेजुएला के बाद यह भ्रम भी टूटने लगा है। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कागज पर जिंदा है, जमीन पर नहीं। उसका विदेशी मुद्रा भंडार 9 अरब डॉलर से नीचे झूल रहा है, जिसमें से अधिकांश कर्ज का पैसा है। उसका कुल जीडीपी लगभग 350 अरब डॉलर के आसपास है, जबकि भारत 4.18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत का रक्षा बजट 75 अरब डॉलर के पार है। पाकिस्तान का पूरा रक्षा ढांचा 10-11 अरब डॉलर में हाँप रहा है। भारत एक साल में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करता है, पाकिस्तान उतने में देश चलाने की कोशिश करता है। और इस कमजोर ढांचे के ऊपर बैठा है एक घमंडी, कट्टर और भ्रम में जीने वाला सैन्य नेतृत्व, जिसका चेहरा है असीम मुनीर। असीम मुनीर वही गलती कर रहे हैं जो मात्रों ने की थी। ज्यादा बोलना, ज्यादा ललकारना और सामने वाले की ताकत को कम आंकना। वे मंचों से भारत को चुनौती देते हैं, कश्मीर को लेकर उकसावे भरे बयान देते हैं और सोचते हैं कि भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देगा, कार्रवाई नहीं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि भारत अब 1990 का भारत नहीं है। भारत अब वह देश है जो बालाकोट में घुसकर मारा और फिर भी दुनिया ने सवाल भारत से नहीं पाकिस्तान से पूछे। भारत वह देश है जिसने अनुच्छेद 370 हटाया और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जमीन पर कुछ कर सके। भारत वह देश है जिसने डोकलाम में चीन को रोक दिया और फिर लद्दाख में सीधी टक्कर दी। पाकिस्तान इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि उसे पहली बार यह एहसास हुआ है कि भारत के पास अब सिर्फ नैतिक तर्क नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मिसाल भी है।
वर्षों तक पाकिस्तान यह कहता रहा कि अगर भारत ने कुछ किया तो दुनिया रोक देगी। आज वही दुनिया अमेरिका के सामने खामोश खड़ी है। संयुक्त राष्ट्र ने बयान दिए, कुछ देशों ने चिंता जताई और फिर सब अपने अपने हितों में लौट गए। यही पैटर्न पाकिस्तान को डराता है। उसे लग रहा है कि अगर कल भारत ने कहा कि आतंकवाद अब सहन नहीं तो दुनिया फिर वही करेगी, चिंता जताएगी और आगे बढ़ जाएगी। असल डर पीओके का है, असली खौफ गिलगिट बाल्टिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि ये इलाके सिर्फ विवादित नहीं हैं, ये उसके झूठ की नींव है। इन्हीं इलाकों के दम पर कश्मीर का नैरेटिव चलाता रहा। इन्हीं इलाकों के जरिए उसने चीन को अंदर घुसाया और इन्हीं इलाकों में उसने आतंकवाद को सुरक्षित पनाह दी। अगर इन पर सवाल निर्णायक तरीके से उठा तो पाकिस्तान का आधा चेहरा दुनिया के सामने नंगा हो जाएगा। भारत यह सब देख रहा है। भारत यह भी देख रहा है कि चीन इस वक्त खुद उलझा हुआ है। उसकी अर्थव्यवस्था सुस्त है, रियल एस्टेट संकट में है, जनसंख्या घट रही है और पश्चिम के साथ उसका टकराव अपने चरम पर है। चीन पाकिस्तान के लिए बयान दे सकता है, लेकिन युद्ध के मैदान में कूदने का जोखिम नहीं उठा सकता। उसे पता है कि दक्षिण एशिया में आग लगी तो उसका बेल्ट एंड रोड सपना सबसे पहले जलेगा और गिलगिट बाल्टिस्तान उसी सपने की गर्दन है। रूस की हालत और भी अलग है। यूक्रेन के बाद रूस लंबी लड़ाई में फंसा हुआ है। उसके पास न संसाधन है न इच्छा की वह दक्षिण एशिया में किसी नए मोर्चे पर कूदे। वह भारत को खोना नहीं चाहता और पाकिस्तान उसके लिए कभी प्राथमिकता रहा ही नहीं। मध्य पूर्व अपने ही तनाव में उलझा है। खाड़ी देश व्यापार देख रहे हैं, विचारधारा नहीं। सऊदी अरब और यूएई भारत को निवेश का साझेदार मानते हैं, बोझ नहीं। यानी अगर भारत कोई सीमित, सटीक और रणनीतिक कदम उठाता है तो पाकिस्तान के पास रोने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और यही वजह है कि असीम मुनीर बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब सेनापति बोलने लगते हैं तो समझ लीजिए कि भीतर डर बैठ चुका है। जो मजबूत होता है वह चुप रहता है, जो कमजोर होता है वह धमकाता है। माद्रो ने भी यही किया था। अमेरिका को चुनौती दी, भाषण दिए, जनता को भड़काया और अंत में अकेला पड़ गया। पाकिस्तान की समस्या यह है कि वह आज भी 1999 के कारगिल वाले भ्रम में जी रहा है। उसे लगता है कि परमाणु शब्द बोलते ही दुनिया रुक जाएगी, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। आज युद्ध सिर्फ टैंक और बम से नहीं होता। आज युद्ध अर्थव्यवस्था से होता है, नैरेटिव से होता है, तकनीक से होता है और इन तीनों में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता। भारत आज जिस आर्थिक स्थिति में है वह उसे लंबे समय तक किसी भी दबाव को झेलने की क्षमता देती है। विदेशी निवेश, मजबूत घरेलू बाजार, टेक्नोलॉजी और उत्पादन, ये सब मिलकर भारत को वह ढाल देते हैं जो पाकिस्तान के पास कभी थी ही नहीं। पाकिस्तान की आधी सरकार आईएमएफ की शर्तों पर चलती है। उसकी बजट फाइलें वाशिंगटन और रियाद में लिखी जाती है। ऐसे देश युद्ध का जोखिम नहीं उठाते, वे सिर्फ शोर मचाते हैं और यही शोर आज पाकिस्तानी मीडिया में सुनाई दे रहा है। कोई कह रहा है भारत कुछ बड़ा करेगा, कोई कह रहा है अमेरिका ने भारत को संकेत दे दिया है, कोई कह रहा है कि अगला वेनेजुएला पाकिस्तान हो सकता है। यह सब डर का शोर है, आत्मविश्वास की आवाज नहीं। भारत की रणनीति हमेशा से स्पष्ट रही है, न जल्दी, न भावुकता, न भीड़ के दबाव में फैसला। लेकिन जब फैसला होता है तो उसे आधे रास्ते में नहीं छोड़ा जाता। बालाकोट इसका उदाहरण था, अनुच्छेद 370 इसका उदाहरण था। इन फैसलों के समय भी कहा गया था कि दुनिया नाराज होगी, प्रतिबंध लगेंगे, युद्ध हो जाएगा। हुआ क्या? कुछ नहीं, क्योंकि भारत ने सही समय चुना, सही भाषा चुनी और सही नैरेटिव खड़ा किया। अब वही नैरेटिव और मजबूत है। अब भारत सिर्फ यह नहीं कहता कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अब भारत यह भी दिखा सकता है कि दुनिया ऐसे मामलों में क्या सहन करती है और क्या नहीं। वेनेजुएला ने यह सीमा रेखा साफ कर दी है। दक्षिण एशिया किसी महायुद्ध की ओर नहीं बढ़ रहा, बल्कि एक निर्णायक संतुलन की ओर बढ़ रहा है, जहां लंबे समय से लटका हुआ सवाल अब हमेशा के लिए तय हो सकता है, जहां नकली धमकियों की जगह वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन होगा, जहां बयानबाजी की जगह परिणाम बोलेंगे।
पाकिस्तान यह समझ चुका है कि अगर उसने अपनी नीति नहीं बदली तो आने वाला समय उसके लिए और कठिन होगा। और भारत यह समझ चुका है कि अगर उसने इस बदले हुए वैश्विक माहौल को नहीं पढ़ा तो मौका हाथ से निकल सकता है। यही वजह है कि खामोशी बढ़ गई है। यही वजह है कि बयान कम और तैयारी ज़्यादा दिख रही है। यही वजह है कि सीमा पार भी बेचैनी है और सीमा के भीतर भी आत्मविश्वास। वेनेजुएला एक घटना नहीं थी, वह एक संकेत था कि दुनिया किस दिशा में जा रही है, और उस दिशा में सबसे संतुलित, सबसे तैयार और सबसे मजबूत खिलाड़ी आज भारत है। बाकी सब यह सोच रहे हैं कि भारत क्या करेगा, भारत यह सोच रहा है कि कब करेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।